एक छोटे से गांव के शांत कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसमें दो बहनें रहती थी, प्राची और नेहा। कुछ साल पहले आई एक भयानक बीमारी ने उनके माता पिता को छीन लिया था। उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई। जीवन के तूफानों में एक दूसरे का हाथ थामे रहीं। एक दिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई नेहा गांव के प्राचीन मंदिर से लौट रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही पुरानी निर्मल मुस्कान। आखिरकार नेहा, आ गई तू। सूरज सिर पे नाच रहा है और तू अभी तक मंदिर में फूलों से बातें कर रही थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, मैं जल्दी ही निकल आई थी, पर गीता काकी की बकरी झाड़ियों में फंसी थी। उसे निकालना जरूरी था, तो थोड़ी देर लग गई। तेरा क्या है? तू तो दुनिया की भलाई करती घूमेगी, चाहे अपने घर की रोटी सूखी ही क्यों ना रहे। दीदी, गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ कहती थी ना कि दूसरों के काम आने वाला ही असल इंसान होता है। नेहा ने मासूमियत से कहा। माँ अब नहीं है नेहा, और उनकी बातें अब सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। नेहा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वह झोपड़ी के कोने में रखे उस पुराने लकड़ी के संदूक तक गई, जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थी। संदूक से एक पुरानी मुलायम साड़ी निकालते हुए नेहा ने उसे छूकर प्राची से कहा, दीदी, जब माँ ये साड़ी पहनती थी ना, तो उनकी मुस्कान कितनी प्यारी लगती थी। वो कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। नेहा की बात सुनते ही प्राची की आंखें भर आईं, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, मैं तुझ पे सख्त हूँ नेहा, क्योंकि मुझे डर लगता है। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं इस अकेलेपन में कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़े, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखोगी तो कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। नेहा की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। ठीक उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। अरे प्राची, मेरी लाडली, कैसी है तू? भाई भाभी के जाने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी ना? सत्यपाल ने दिखावटी सहानुभूति दिखाते हुए, हम ठीक है चाचा जी, जो है उसी में खुश हैं। प्राची ने सीधे जवाब दिया, ओ खुश? इस पुरानी झोपड़ी में? अगर तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर देती तो तुम दोनों हमारे साथ राज करती। कितनी खुश रहती हमारे घर में। हाँ माँ, बिल्कुल सही। इनका घर भी खंडर बन गया है और ये जमीन तो बेकार पड़ी है, जाया हो रही है। ये सब सुनकर प्राची की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की भी जरूरत नहीं। बाबूजी की ये जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी को छूने भी नहीं देंगे। अरे बेटी, तुम्हारी खेत की जमीन भी तो बंजर ही पड़ी है ना? और वैसे भी दुनिया अक्लमंदी से चलती है और लड़कियां खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई हमारे पास ही आओगी। तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं फेरते। सत्यपाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। प्राची को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। लेकिन नेहा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं ना? हाँ नेहा, पर जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमारी जमीन को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई नेहा अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल कर फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल गांव में श्री राम कथा है, चलेंगे ना? मन को शांति मिलेगी सुनकर।
लोग हमें देखेंगे तो बातें बनाएंगे नेहा, ताने मारेंगे कि हम प्रसाद के लालच में गए हैं। प्राची ने कहा। हम तो जानते हैं ना कि हम अच्छे हैं। हमने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। हमें डरना नहीं, लड़ना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, भगवान तो हर जगह हैं। तुम यहीं से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। प्राची ने मना कर दिया। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खाकर सोने चली गईं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन देखने गईं, जहां उन्होंने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। ये जमीन बेची नहीं, अभी देखो हमने कितनी मेहनत से ये सब्जियां उगाई हैं। अब हम किसी व्यापारी को बेचकर थोड़े पैसे कमा सकते हैं। नेहा ने उत्साह से कहा। हाँ, तू ठीक कह रही है। इसे बेचकर कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन प्राची ने अनमना होकर कहा। लेकिन क्या दीदी? इसे बेचकर बस कुछ ही दिन निकलेंगे, उसके बाद क्या? प्राची ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। अरे आप हिम्मत मत हारो दीदी। मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है, मैं वो करके घर के खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। क्या तू मुझे बेकार समझती है? तू घर पे ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी। और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आता है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर चला लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में बिताने के बाद घर आती हैं। अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने जाती हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी वीरान लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ नेहा, मुझे भी। पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जगह हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है, चाहे जो भी हो। यही तो उनकी यादें हैं, प्राची ने समझाया। प्राची बहुत ही हिम्मत वाली थी। वो तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी किसने गाड़ दी? ये तो कल यहाँ नहीं थी, हमने भी नहीं लगाई। नेहा ने चिंता से कहा। जरूर इसे किसी ने लगाया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ऐसा काम बिना सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश कर रहे हैं। प्राची ने अनुमान लगाया। उसी वक्त दूर से सत्यपाल आता दिखा और उसके साथ कविता और उनका बेटा रमन भी था। तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, क्यों घबरा रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल कौन करेगा? तुमसे अकेले तो होगा नहीं। सत्यपाल ने दिखावटी अंदाज में कहा। हाँ चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे, प्राची ने जवाब दिया। ऐसे कैसे नहीं दोगी? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी। रमन के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा दिया था, और शायद तुम्हारे पिता आखिरी वक्त में बताना भूल गए। इतने साल हम सब साथ रहे हैं, हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? कविता ने मीठी जुबान में कहा। दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेला देखकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रहे हो। नेहा ने पलटकर जवाब दिया। अरे नेहा, इतनी क्यों बोल रही हो? छोटी हो, छोटी बन के रहो। ऐसे बड़ों के बीच में मत बोलो, समझी? कविता ने डांटा। ए जाइए, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते, नेहा ने बेबाकी से कहा। नेहा, तू अब कुछ मत बोल। और हाँ, अगर आप लोग अब हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा।
हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। प्राची ने दृढ़ता से कहा। अब सत्यपाल ने सबको चुप कराकर कहा, ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना, जब तुम्हारे नाम नहीं होंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। प्राची और नेहा कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? नेहा ने डरते हुए पूछा। कुछ भी कर सकते हैं नेहा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, प्राची ने चिंता से कहा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही सत्यपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें, प्राची ने सरपंच से गुहार लगाई। सत्यपाल जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर धोखाधड़ी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बेवजह बदनाम कर रही हैं। हम तो बस इनकी जमीन की चिंता कर रहे थे। इन बच्चियों को क्या पता जमीन के बारे में? इस जमीन के बारे में तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब नहीं रहा, तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। सत्यपाल ने सफाई दी। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। सत्यपाल तो मुंह में राम बगल में छुरी रखता है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने को कहा। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुईं। दीदी, क्या कल गांव वाले हमारा साथ देंगे? नेहा ने पूछा। देखते हैं क्या होता है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद किसी ने हमारी मदद कहाँ की? हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। तुम देखना, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, प्राची ने कहा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में नेहा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता ना कि अब हम अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। नेहा ने उदासी से कहा। हाँ नेहा, मुझे भी उनकी कमी बहुत खलती है, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारी जमीन के लिए ही हमारे पास थे। नेहा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्राची की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है नेहा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि सत्यपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुमति, सत्यपाल ने तो हद कर दी। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। कैसा रिश्तेदार है, अपनी ही भतीजियों को सड़क पर लाने को तैयार है।
इन बातों की भनक प्राची को लगी तो वह नेहा को लेकर सीधा सरपंच के वहाँ पहुँची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई कमजोर नहीं हैं। हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? प्राची ने गुस्से में कहा। थोड़े समय बाद सत्यपाल, कविता और रमन भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गईं तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? प्राची बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आए हैं। यह कोई परिवार नहीं है। ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। प्राची ने दृढ़ता से कहा। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहाँ आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनके भाई सत्यपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार हैं? प्राची ने पूछा। हाँ, प्राची बिटिया बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद सत्यपाल, कविता और रमन थोड़े हताश से नजर आए और वे लोग वहाँ से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे? मेरे चाचा ने तुम्हें कितने पैसे खिलाए थे? प्राची के ताना सुनकर पटवारी शर्म से वहाँ से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया, मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे पर पहुंचूंगा। आगे से मैं सत्यपाल के बातों में नहीं आऊंगा। अगर वे लोग तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़ी खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठकर बात करने लगती हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे धोखेबाज चाचा चाची को मिलेगी? नेहा ने पूछा। हाँ नेहा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद ही उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। प्राची ने चिंता व्यक्त की। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन प्राची और नेहा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थीं, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और सब बर्बाद कर देती है, नेहा ने कहा। हाँ नेहा, चलो। खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गईं कि नहीं, साथ में देख लेंगे। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़ियों की चहचहाहट। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, नेहा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वह देखो, वह रमन ही है ना? तुम दोनों अब बहुत अकड़ में रहने लगी हो।
जब हम साथ थे तब तो जैसे एक शब्द भी जुबान से नहीं निकलता था। बड़ी सीधी सादी बनने की कोशिश करती थी। अब देखो जैसे पूरे गांव की रानी बन गई हो। रमन भैया, हमने किसी का कुछ नहीं छीना, बस जो हमारा हक था वही मांगा और पाया। आज भी हमारे दिल में किसी के लिए दुश्मनी नहीं है और पहले भी हम किसी के एहसान के मोहताज नहीं थे। तुम लोगों को क्या लगता है जिंदगी इतनी आसान है? ये सारी जमीन मेरे बाबा की है। पहले तो समझदारी से कहा था कि साथ रहो, लेकिन अब देखना एक एक चीज छीन कर रख दूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर नहीं भूलोगी। दीदी फिर से धमकी दे रहा है। मैं डर रही हूं। कुछ तो कहो ना, ये कैसे हमारे सब कुछ छीन सकता है? नेहा ने घबराते हुए प्राची से कहा। बस करो नेहा, अब और नहीं। ऐसे लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं खुद देखती हूँ कौन क्या छीनता है हमसे। और सुनो रमन, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना हम सीधा पंचायत में बता देंगे कि तुम हमें अकेले में डरा धमका रहे हो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन सुन लो प्राची, बहुत ज्यादा उड़ने लगी हो तुम, संभल जाओ, वरना कब जमीन पर आ गिरोगी पता भी नहीं चलेगा। रमन की धमकी भरी बातें सुनकर दोनों बहनों के चेहरों पर एक क्षण के लिए मायूसी छा गई। प्राची, जो अपनी छोटी बहन नेहा के सामने मजबूती से खड़ी रही, भीतर ही भीतर डगमगा गई थी। वह बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन रमन की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे कोई तूफान भीतर ही भीतर उठ रहा हो। कुछ देर बाद दोनों बहनें चुपचाप घर लौटीं। रोज की धमकी और साजिशों ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। हमारे चाचा के पास सब कुछ है और वे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हमारी जमीन क्यों छीनना चाहते हैं? लालच का कोई अंत नहीं होता नेहा। चाहे किसी के पास सब कुछ हो, फिर भी लालची लोग या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने ही लोगों को। हम उनके खिलाफ बड़ा कदम नहीं उठा सकते, लेकिन उनके किए का हिसाब भगवान जरूर देखेंगे। प्राची ने सहमति जताते हुए कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सत्यपाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दी थी। सत्यपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, ये आग ऐसे ही नहीं लगी। ये तो सत्यपाल और उसके परिवार के बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने उन बिन माँ बाप की लड़कियों को कितना परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों की सजा जरूर देता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुनकर दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। प्राची और नेहा के प्रति उनका जो व्यवहार था, वह सोचकर सत्यपाल को अफसोस होने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ सत्यपाल यह चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे सत्यपाल, मिल तो राख हो गया, मेरी पूरी रकम डूब गई है। मैंने तेरे भरोसे तेरी जमीन पर मिल लगवाया था, अब नुकसान की भरपाई तुझे करनी होगी। सेठ साहब, समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, पर आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ इंतजाम जरूर करूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। कौन सी मोहलत? तुझसे सौदा किया वही बहुत बड़ी बात थी। अब तुझसे कोई उम्मीद मत रख। मेरा पैसा वापस कर, फिर तू अपनी राह और मैं अपनी। सेठ जी, ऐसा ना करें आप, इस बुरे वक्त में साथ छोड़िए मत। मुझे कुछ समझना नहीं, बस अपना पैसा चाहिए। बहुत कर चुका तेरे जैसे लोगों की मदद, जो करना है कर, पर रकम लौटाओ। ठीक है, तो आप ये जमीन रख लीजिए, इससे कुछ उधारी तो उतर जाएगी ना, और बाकी रकम मैं नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि आप भी हिस्सेदार थे और मुझसे कहीं ज्यादा कमाया है आपने। फिर सारा घाटा मैं अकेला क्यों उठाऊं? मुझे कुछ समझना नहीं, बस अपना पैसा चाहिए।
बहुत कर चुका तेरे जैसे लोगों की मदद। जो करना है कर, पर रकम लौटाओ। अच्छा, अब दुश्मनी पर उतर आया है तू? चल जमीन के कागज भेज दे, बाकी का हिसाब बाद में कर लूंगा। यह कहकर जमींदार चला गया। दोनों बाप बेटे उदासी और गुस्से में घर लौटते हैं। घर पहुंचकर सत्यपाल अपनी पत्नी कविता से उस दिन की घटना सुनाता है। अरे भाग्यवान, ये हमारे साथ क्या अनर्थ हो गया। पूरा व्यापार, जमीन सब हाथ से निकल गया। बस अब ये घर बचा है। लगता है ऊपर वाले ने हमारे किए की सजा दी है। अजी, आप इस तरह हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप तो उस दूसरे गांव के सेठ से कारोबार करते थे ना, शायद वह कुछ मदद कर दे। माँ, कैसी मदद? उसी ने मिल की जमीन भी हथिया ली है, अब वो कुछ नहीं करेगा। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अगर कोई मदद को तैयार नहीं तो अब हम क्या करेंगे? भाग्य का खेल है यह। जो कुछ भी हुआ वह हमारे खुद के बुरे कर्मों का परिणाम है। तुम ही सोचो, हमने अपनी भतीजियों को कितना तकलीफ दी है, उसी का हिसाब हमें मिल रहा है। हाँ मां, बाबूजी की बात सही है। हम गलत थे और अब हमें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अब तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि बिना पैसे के हम इस घर को कैसे चला पाएंगे। बिल्कुल रमन बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब हमें इस घर को कैसे चलाना होगा। गांव में कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। प्राची और नेहा के साथ किए गए हमारे अन्याय की वजह से गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे में तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सब बातें करके तीनों गहरे सोच में डूब जाते हैं। तभी इस उदासी भरे माहौल में कविता ने कहा, सुनिए जी, मेरे मन में एक ख्याल आया है। हम प्राची और नेहा के पास जाकर उनसे मदद क्यों ना मांगे और उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद माँ? वे हमारी क्या मदद कर पाएंगी? उनके पास तो कुछ भी नहीं है और ना ही वे हमारी मदद करना चाहेंगी। आखिर हमने उन्हें कितना दुख दिया है। रमन ने निराशा से कहा, अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमने उन्हें इतना सताया है, अब किस मुंह से उनके सामने जाऊं मदद मांगने? और वे तो खुद इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रही हैं, वे हमारी क्या सहायता करेंगी? सत्यपाल ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए। हम पहले उनसे सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और उसके बाद उनसे उनकी जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे। खेती से जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा उनको देंगे, जिससे हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं ये लालच में नहीं बल्कि इस मुश्किल घड़ी में कह रही हूँ। कविता ने अपनी योजना बताई। तुम सही कह रही हो, कोई और तो हमारी मदद करेगा नहीं और हमें ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता, बस थोड़ी खेती बाड़ी की समझ है मुझे। अगर वे लोग मदद के लिए मान जाएं तो रमन भी मेरी खेती में हाथ बटा देगा। हाँ बाबूजी, मैं जरूर मदद करूंगा। चलिए हम उनसे बात करने जाते हैं। अगर वे हमारी मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोलकर तीनों प्राची और नेहा के घर पहुंचे। चाचा जी, आप लोग यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? प्राची ने हैरानी से पूछा। प्राची बेटी, हमारे चावल के मिल में आग लग गई है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, मुझे आपके बारे में पता चला और मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हैं? क्या आपको लगता है कि ये आग हमने लगाई है? प्राची ने सीधे सीधे पूछा। नहीं प्राची, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो तुम दोनों से माफी मांगने और मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? आपको क्या चाहिए? हम तो खुद ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और आप किस हक से हमसे मदद मांग रही है? हम आपके लिए कौन हैं? प्राची ने कड़े शब्दों में कहा। कविता ने गिड़गिड़ाते हुए प्राची और नेहा को सारी बात बताई। ये सब सुनते हुए सत्यपाल और रमन शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए थे। नेहा ने कविता की बात सुनकर कहा, हम मदद करेंगे चाची, जो हो गया सो हो गया। आखिर आप हमारे चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि इन लोगों ने हमें कितना दुख दिया है? हमारे बुरे वक्त में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करें हम इनकी? प्राची ने नाराजगी से पूछा। दीदी, ऐसा मत कहो।
अगर आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इस मुश्किल घड़ी में इनकी मदद करते। माँ बाबूजी कहते थे कि माफी सबसे बड़ी ताकत है और माफ करने वाला ही असली विजेता होता है। दीदी, आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए। वैसे भी अगर हम इन्हें अपनी जमीन पर खेती करने देंगे तो हमारी भी काफी मदद होगी और हम सब हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाइए ना दीदी। मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। इनके साथ रहने से मुझे अच्छा महसूस होगा, नेहा ने पूरी मासूमियत से कहा। फिर भी प्राची, मैं इनकी हरकतें भूली नहीं हूँ। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। नेहा का मासूम चेहरा देखकर प्राची उसकी बात मान गई। सत्यपाल, कविता और रमन ने भी हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे।